नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 9वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम 9वें चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, आंकिक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको हाफ ईयरली एग्जाम तथा एनुअल एग्जाम के अंदर अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ सके, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय इनमें से किन पर आधारित है? तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमें दे रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, या इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो विद्यार्थी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बर्नौली प्रमेय हमें ये कहती है कि किसी बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है वो नियत रहता है। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो ये तीनों ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। इट मीन्स यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली प्रमेय आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेनॉल्ड्स संख्या की विमा है। वैसे तो रेनॉल्ड्स संख्या एक संख्या है जिसकी कोई विमा या मात्रक नहीं होते, लेकिन हम फॉर्मूले से आपको बता देते हैं। रेनॉल्ड्स संख्या R बराबर होता है रो वी डी अपॉन नीटा। यहाँ पर R की विमा, R रेनॉल्ड्स संख्या है तो इसकी विमा रो वी डी अपॉन नीटा की विमा के बराबर होगी। एक एक करके इनकी विमा रख देते हैं। रो यहाँ पर घनत्व है और घनत्व की विमा आ जाएगी m1 l माइनस 3। v वेलोसिटी है जिसकी विमा l1 t माइनस 1। d यहाँ पर व्यास है जिसकी विमा l1। नीटा यहाँ पर शांता गुणांक है जिसकी विमा m1 l माइनस 1 t माइनस 1। तो फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे कि m1 ऊपर भी m1, तो m की जो घात है वो हमारे पास में आ गई है 0। l की घात देखो यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस में 1 2, और ये भी ऊपर जाएगी तो 3 और माइनस में 3। तो कुल मिलाकर l की घात भी 0 हो जाएगी। t की घात यहाँ से -1 से t की घात -1 भी कट जाएगी तो t की घात 0 आ जाएगी। तो r की जो विमा है वो m0 l0 t0, इट मीन्स ये एक विमाहीन राशि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या की बुलबुले की रचना में किया गया कार्य W है। तो 2r त्रिज्या के बुलबुले की रचना में किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए, किसी बुलबुले की रचना में किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बुलबुले की रचना में किया गया कार्य, रचना में किया गया कार्य, ये जो किया गया कार्य है उस बुलबुले की पृष्ठ ऊर्जा के बराबर होगा। तो देखिए, जो पृष्ठ ऊर्जा है वो होती है पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि W इज इक्वल टू पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल में जो वृद्धि है। एक स्मॉल r त्रिज्या का बुलबुला यदि हम बना रहे हैं
तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है विद्यार्थियों, वैसे तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन बुलबुले के अंदर 2 पृष्ठ होंगे, तो यहाँ पर डेल्टा ए है वो 2 × 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2 × 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 2r त्रिज्या के बुलबुले की रचना में किया गया कार्य। बुलबुले की रचना में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो उस कार्य को मैं W डैश से लिख दूं। पृष्ठ तनाव बुलबुले के लिए उतना ही रहेगा। अब की बार जो क्षेत्रफल है वो चेंज हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल हमारे पास में यहाँ पर 2 × 4 पाई r डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो r डैश है ये है 2r, पहले वाली त्रिज्या का दुगुनी त्रिज्या है। तो t × 2 × 4 पाई और r डैश मतलब 2r का स्क्वायर। तो हमारे पास में ये आ जाएगा 4 × t × 2 × 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया 4w, 4w आ गया, मतलब पहले जो कार्य था उसका 4 गुना हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव मूलतः उत्पन्न होता है, तो पृष्ठ तनाव का जो मेन जो कारण है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। पृष्ठ तनाव उत्पन्न होने के पीछे जो रीजन है, मेन जो कारण है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, विद्युत बल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम करने पर पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, पृष्ठ तनाव है वो ताप से प्रभावित होता है। यदि हम ताप बढ़ाएं, ताप को इंक्रीज करें, तो पृष्ठ तनाव घटता है, पृष्ठ तनाव डिक्रीज होता है, कम होता है। इसी प्रकार से यदि ताप डिक्रीज होता है तो पृष्ठ तनाव इंक्रीज होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ताप कम करने के ऊपर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप जब कम होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक कांच की छड़ को पारे में डुबोकर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो पारा है उनके अणुओं के बीच में बल ज्यादा काम कर रहा है। यहाँ पर जो ससंजक बल लग रहा है वो अधिक है, पारे के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल ज्यादा है, और पारे के तथा जो कांच है उनके बीच में लगने वाला जो असंजक बल है वो कम है। देखिए ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में काम करता है, तो ये पारे के अणुओं के बीच में काम कर रहा है। आसंजक बल दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में काम करता है, ये कांच तथा पारे के अणुओं के बीच में काम करता है। ये कम है, कमजोर है ससंजक बल की तुलना में, इसलिए जो पारा है वो उस कांच की छड़ से नहीं चिपकता। तो ससंजक बल अधिक है, ससंजक बल क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच की नली का सीरा गर्म करने पर निम्न प्रभाव के कारण गोल हो जाता है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण से जो कांच का सीरा गर्म करने के पश्चात गोल हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव हमें ये कहता है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव है वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ कि पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तरल अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल
तरल अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। क्लियर। इस कारण से यदि हम कांच की नली को गर्म कर दें तो उसका एक सिरा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। फिर देखें श्यानता गुणांक का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। श्यानता गुणांक को हम नीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है पॉइज। देखो क्लियर कर लीजिए, नीटा बराबर हमारे पास में अलग अलग फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों से हम नीटा लिखें तो एफ बट्टे में ए डीवी बाई डी एक्स ऐसे हम पुट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होगा देख लीजिए। नीटा का मात्रक एफ यहाँ पर बल है और बल का मात्रक तो हो गया डाइन। ए क्षेत्रफल है जिसका मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड, और इस डीएक्स का मात्रक हो गया सेंटीमीटर। तो इसका मात्रक आना चाहिए डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किसी ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा। और विद्यार्थी इसको हम कहते हैं पॉइज। इसी को क्या कहा जाता है, पॉइज कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाए तो मच्छर प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पानी की सतह के ऊपर मच्छर जब बैठेंगे तो वो इसीलिए बैठ पाते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो जैसे ही हम तेल डाल देंगे तो वो घुलनशील पदार्थ नहीं होता, तेल और पानी का या समांगी मिश्रण नहीं बन पाता। इस कारण से उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। इस कारण से जल के ऊपर फिर मच्छर नहीं बैठ पाते, तत्पश्चात वो अपना प्रजनन भी नहीं कर पाते। देखिए इसका रीजन आप अच्छे से समझ लीजिए। पानी में तेल मिलाने पर या पानी पर तेल डालने पर, पानी पर तेल डालने पर क्या होगा, डालने पर अघुलनशील मिश्रण बनेगा। अघुलनशील मिश्रण बनता है। अघुलनशील मिश्रण बनता है जिससे जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। और जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है तो इस स्थिति में कम पृष्ठ तनाव वाले पानी पर मच्छर नहीं बैठ सकते, वाले पानी पर मच्छर नहीं बैठ पाते, नहीं बैठ पाते हैं तो प्रजनन भी नहीं कर पाते, प्रजनन भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्लियर। प्रजनन भी नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पानी भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है।
जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी की सतह के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए विद्यार्थी, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तित नहीं होगी, जैसी जितनी सतह है उतनी ही सतह रहेगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। पृष्ठ तनाव हमें ये कहता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होना चाहिए। पृष्ठ तनाव की वजह से पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रहता है और बारिश की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, वो गोलाकार होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण से संभव है? तो देखिए किस कारण से संभव है? तो ब्लैक बोर्ड के अणुओं के बीच में और चौक के अणुओं के बीच, ब्लैक बोर्ड व चौक के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल के कारण से ऐसा पॉसिबल है। ब्लैक बोर्ड व चौक के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल के कारण से, आसंजक बल के कारण, आसंजक बल के कारण चौक द्वारा बोर्ड के ऊपर लिखना पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव एस के द्रव में गैस के कैपिटल आर त्रिज्या के बुलबुले में दाब आधिक्य क्या होगा? तो वैसे मैं आपके बता दूं कि द्रव की बूंद का दाब आधिक्य, द्रव की बूंद का दाब आधिक्य, दाब आधिक्य, द्रव की बूंद के लिए जो दाब आधिक्य होता है P(E(x) बराबर हमने 2T अपॉन में R पढ़ा है, यहाँ पर T के स्थान पर S दिया गया है। ओके, यदि हम बात करें यहाँ पर बुलबुले की बात करें, बुलबुला यदि हवा में मौजूद है तो उसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 हो जाएंगे, बाहर की ओर अंदर की ओर। तो बुलबुले में दाब आधिक्य, दाब आधिक्य, बुलबुले के अंदर जो दाब आधिक्य होता है P(E(x) बराबर बूंद की तुलना में दुगुना होता है, 4T अपॉन में R हम पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर जो बुलबुला है वो है द्रव में बुलबुला है, द्रव में बुलबुले का दाब आधिक्य, बुलबुले का दाब आधिक्य। तो इस स्थिति के अंदर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एक ही रहेगा, इस कारण से दाब आधिक्य है वो 2T अपॉन में R रहेगा और यहाँ पर T के स्थान पर S लिया गया है तो 2S अपॉन में R यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। अब यहाँ पर पहले डायग्राम में आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में यहाँ पर एक द्रव की बूंद है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसमें केवल बाहरी पृष्ठ मौजूद रहेगा। तत्पश्चात इसका जो दाब आधिक्य है वो 2T अपॉन में R के इक्वल होगा। P(E(x) बराबर 2T अपॉन में ER। जो साबुन का बुलबुला है इसके अंदर आंतरिक पृष्ठ भी है, इसके साथ में बाहरी पृष्ठ भी होता है, 2 पृष्ठ हो गए, इस कारण से इसका जो दाब आधिक्य है वो बूंद के दाब आधिक्य से दुगुना होता है, 4T अपॉन में R होगा। अब यहाँ पर हमने तीसरी स्थिति के अंदर जो बुलबुला है वो द्रव के अंदर बना हुआ है, तो इसके अंदर केवल एक ही पृष्ठ बनेगा, बुलबुला है बट एक ही पृष्ठ बनेगा, इस कारण से यहाँ पर इसका जो दाब आधिक्य है वो 2T अपॉन में R के इक्वल ही होगा।
यहाँ पर टी के स्थान पर एस दिया हुआ है, तत्पश्चात 2s अपॉन में आर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़ों को साफ करने में सहायक होता है। पुनः देखें कि कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्योंकि साबुन क्या करता है? देखें एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। साबुन के रसायनों में परिवर्तन कर देता है, यह विलीन का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, यह धूल अवशोषित कर लेता है, ये विलीन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो हकीकत बात यही है कि यह विलीन का पृष्ठ तनाव क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे ये मैंने कपड़े की थोड़ी सी गहराई से एकदम बारीकी से बड़ी फोटो दिखाई है। तो ये धागे दिख रहे हैं, बीच में इनके बीच में धागों के बीच में गैप दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पर कुछ मेल के कण ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, मेल के कण इन गड्ढों के अंदर मौजूद हो जाते हैं। ठीक है। अब यदि हम इसके ऊपर पानी डालें, तो पानी डालेंगे तो वो पानी सीधा इसके ऊपर से यहाँ से गुजर जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से ये मेल इसमें से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इसका खुद का पृष्ठ तनाव होता है। अब मेल तब बाहर निकलेगा जब जल का पृष्ठ तनाव घटे। तो जल का पृष्ठ तनाव घटेगा तो वो इनको भी भिगो देगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होगा तो इन मेल के पार्ट्स को भी ये भिगो देगा। आ गई बात समझ में? तो ये मेल हमने दिखाए हैं, मेल के कण, मेल के कण हमने यहाँ पर दिखाए हैं, ये सब मेल के कण है। और ये हमने दिखाया है पानी। और जब पानी में साबुन मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ताकि वो मेल के कणों को भिगोकर बाहर निकाल सकें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। पर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सुई या जो पिन है, सुई ले लें या हम यहाँ पर पिन कह दें, पिन का घनत्व घनत्व जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। क्लियर? जल से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन पृष्ठ तनाव के कारण से, इस वजह से पृष्ठ तनाव के कारण से जो सुई है या पिन है, वो जल के अंदर नहीं डूबती, तैरती रहती है। पृष्ठ तनाव के कारण से सुई या पिन जल की सतह पर तैरती है। जल की सतह पर तैरती है, तो इसका रीजन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कणित्र का सिद्धांत आधारित है। कणित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? स्प्रेयर। तो ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। आप हमारे नोट्स में भी आप देख सकते हैं, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोगों में हमने कणित्र भी करवा रखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्षैतिज पाइप में निश्चित दाब पर पानी बहता है। यदि किसी स्थान पर पाइप कुछ चौड़ा हो जाए तो उस स्थान पर पानी का वेग और दाब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए यहाँ पर हम दो चीजें यूज में लेंगे। एक तो सातत्य समीकरण, सातत्य समीकरण, अविरतता का सिद्धांत। और उसमें हमें ये कहा गया है कि ए वी का जो गुणा है वो कांस्टेंट रहता है।
पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और वेग का गुणा क्या रहता है, फिक्स है। अब पाइप कहीं से चौड़ा है तो वहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो जहां से जैसे A1 बड़ा है A2 से, तो यहाँ V2 बड़ा होगा V1 से। ये तो आ गया हमारे पास में सातत्य समीकरण से। अब हम बात करते हैं दाब की वैल्यू हम निकालेंगे बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय कह दो या बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय हमें क्या कहती है कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, इन तीनों का जो योग है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो देखिए जहां पर ये जैसे स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आता। अब इन दोनों को यदि हम देखें, यहाँ से दाब और गतिज ऊर्जा, तो दाब जहां पर ज्यादा होगा तो क्योंकि इन तीनों का योग तो कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां पर दाब कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका उल्टा भी सत्य है कि v जहां पर कम होगा तो p अधिक हो जाएगा, v अधिक होगा तो p डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें इन्हीं की ही सहायता से एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पाइप के अंदर वेग और दाब बताने हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला पाइप लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A1, इसका है A2, यहाँ पर वेलोसिटी है V1, यहाँ पर वेलोसिटी है V2, यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि A1 कम है, A1 क्या है, छोटा, A2 बड़ा, तो V1 यहाँ पर बड़ा होगा और V2 यहाँ पर छोटा होगा। क्लियर? तो V1 यहाँ पर बड़ा और V2 यहाँ पर छोटा। अब यहाँ से देखें आप, जब V1 बड़ा है, V1 बड़ा है V2 से, तो P1 छोटा होगा P2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, चौड़े वाले सिरे के ऊपर वेग तो अधिक होगा, मतलब वेग तो होगा कम, दाब होगा ज्यादा। वेग कम और दाब, वेग कम और दाब अधिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पौधों के तंतु में पानी चढ़ने का कारण क्या है। तो केशिकात्व के कारण से पौधों के तंतुओं तक पानी पहुंच जाता है, केश नलियों के जरिए ऐसा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो गुब्बारे ए और बी को एक पतली नलिका द्वारा जोड़ा गया है, तो इनमें से किसका आकार बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इसमें भी हम दाब आधिक्य का सिद्धांत यहाँ पर लगाने वाले हैं। एक बार डायग्राम बना लेता हूँ फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास में है गुब्बारा ए, ये है गुब्बारा बी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए की रेडियस है वो बड़ी है और बी की जो रेडियस है वो छोटी है। दोनों की रेडियस भी में अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक के ऊपर जो दाब आधिक्य है, तो यहाँ पर वो दाब आधिक्य होगा 40 अपॉन में आर, और यहाँ पर बी पर जो दाब आधिक्य है वो होगा 40 अपॉन में आर। तो यहाँ वाला जो आर ए कह दूं, यहाँ आर बी कह दूं। इसकी रेडियस है वो आर ए, इसकी रेडियस है वो आर बी। यहाँ पर आप देखेंगे आर ए बड़ा है आर बी से, आर ए बड़ा है आर बी छोटा है, तो जो पी ए है वो छोटा है, पी बी बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर बी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है तो उच्च दाब से जो गैस है वो निम्न दाब की ओर गति करेगी। ये हमारे पास में इन दोनों को जोड़ने वाली पाइप है।
तो गैस है वो बी से ए की ओर जाएगी, तो ए की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, बी की त्रिज्या घट जाएगी, तो यहाँ से गैस इसके अंदर जाएगी। क्लियर? तो ए का आकार बढ़ जाएगा, ए का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस का जो प्रवाह है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। गैस का प्रवाह किधर होगा? गैस का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। निम्न दाब की ओर होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस प्रसारित होगी, जिसके कारण से ए का आकार बढ़ जाएगा, बी का आकार घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुयान को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वायु का वेग, देखिए कोई भी जो वायुयान होता है उसकी डिजाइन इस तरीके से तैयार की जाती है कि उसके जो पंखों का वेग है, जैसे ये हमारे पास में उसका एक पंख है, ये इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से गुजरने वाली जो वायु है, नीचे से गुजरने वाली जो वायु है और ऊपर से गुजरने वाली जो वायु है, उसमें उनके वेगों में अंतर आएगा। तो नीचे वाली जो वायु है, देखो ध्यान देना, नीचे वाली वायु का जो वेग है वो रहेगा कम, v यहाँ पर रहेगा कम, तो p रहेगा यहाँ पर ज्यादा, p यहाँ पर क्या रहेगा? ज्यादा। ऊपर वाली वायु के लिए जो v है वो अधिक रहेगा, तो जो p है वो कम रहेगा, p क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बल लगेगा, तो उच्च दाब नीचे, निम्न दाब ऊपर, तो इधर बल लगेगा। बल किधर काम करता है? ये बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर आपको समझाई थी। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बल लगता है, दाब की ओर बल काम करेगा, की ओर बल काम करता है, बल लगता है। क्लियर? इस कारण से इसकी शेप इस तरीके से बनाई जाती है कि नीचे की वायु का वेग क्या रहे? कम, ऊपर की वायु का वेग ज्यादा। वेग कम रहेगा तो नीचे का दाब ज्यादा हो जाएगा, ऊपर का दाब कम, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बल लगेगा, वायुयान को टेक ऑफ करने में आसानी रहेगी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके कि ऊपरी सतह पर वायु का वेग निचली सतह की अपेक्षा अधिक होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। अब हम यहाँ पर लेते हैं कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न, एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब होता है तथा सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है विद्यार्थियों, वो अधिकतम होता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पृथ्वी की सतह के ऊपर दाब तो क्या रहेगा? अधिकतम, और सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय जो दाब है वो घटता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चलेंगे, वायुमंडलीय दाब है वो घटता चला जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोलिक लिफ्ट पर आधारित है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है। क्लियर? तरल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाने पर प्रवाह का वेग, देखिए सातत्य समीकरण से इसको हम समझा सकते हैं
अविरतता के सिद्धांत से हम इसको समझा सकते हैं। सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत हमें A1 V1 बराबर A2 V2 बताता है, या हम ये कह सकते हैं A और V का जो गुणा है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्लियर? अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटने पर प्रवाह का वेग बढ़ जाएगा। A जब डिक्रीज होगा तो V यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। A के घटने पर V बढ़ जाएगा, प्रवाह का वेग बढ़ता है। प्रवाह का वेग क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। फिर देखें, बल एक सदिश राशि है तथा दाब एक कैसी राशि है यहाँ पर। तो हम ये जानते हैं कि बल तो एक सदिश राशि है और दाब P बराबर, देखिए क्या होता है हमारे पास में, P बराबर होता है F बट्टे में A। लेकिन दाब क्या होता है, पात्र के अंदर सभी दिशाओं में होता है, इस कारण से इसका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भी होता है। इस कारण से ये एक परदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है? परदिश राशि है। नेक्स्ट देखें, वायुमंडलीय दाब में अचानक किसी तूफान की संभावना को व्यक्त करती है। तो अचानक जो गिरावट है या जो अचानक जो कमी आती है वायुमंडलीय दाब में, तो वो किसी तूफान की संभावना को व्यक्त करती है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो ससंजक बल कहलाता है। एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट देखें, हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सातत्य समीकरण लिखिए। सातत्य समीकरण हम इस वीडियो में कई बार देख चुके हैं। ए वी इक्वल टू होता है कांस्टेंट। कोई असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसमें से बहने वाले तरल का वेग है वो कांस्टेंट रहता है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2। इस तरीके से भी इसको पुट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, स्टोक्स का सूत्र लिखिए। स्टोक्स सूत्र क्या है? स्टोक्स सूत्र श्यान बल को रिप्रेजेंट करता है 6 पाई और नीटा वीटी के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आर यहाँ पर गोले की त्रिज्या है, नीटा श्यानता गुणांक है और वीटी उसका अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य है? तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। या हम पृष्ठ तनाव को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति एकांक द्रव की सतह पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्लियर? तो देखिए, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन मैंने आपके सामने पुट कर दी है कि किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है तथा अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। या मैथमेटिकली हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई की रेखा के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। एफ अपॉन में एल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृष्ठ तनाव का पृष्ठ ऊर्जा के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, पृष्ठ ऊर्जा, इस वीडियो में इस फॉर्मूले के बारे में भी हम देख चुके हैं। पृष्ठ ऊर्जा बराबर होती है पृष्ठ तनाव T इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि। इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पास्कल का नियम लिखिए। पास्कल का नियम क्या है? देखिए, चलिए पास्कल का नियम एक बार देख लीजिए कि यदि गुरुत्व को हम नगण्य माने तो साम्यावस्था में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो दाब है वो समान होगा। ये हमारे पास में एक पात्र है, इसमें हमने यहाँ पर 4 पिस्टन लगाए हैं। इन पिस्टन को हम नाम दे देते हैं ए,
बी, सी और डी। देखिए पिस्टन एक का जो क्षेत्रफल है वो है A1 और इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है F1। बी के ऊपर क्षेत्रफल है A2 और फोर्स लग रहा है F2। इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल A3, फोर्स F3 और डी के ऊपर क्षेत्रफल है A4 और फोर्स लग रहा है F4। तो पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग सभी ए पर, बी पर, सी पर और डी पर जो दाब है वो समान होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि F1 अपॉन में A1, F2 अपॉन में A2, F3 अपॉन में A3 और F4 अपॉन में A4, इनकी वैल्यू है वो बराबर रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? तो ये है पास्कल का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, आपेक्षिक घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जल के घनत्व के सापेक्ष पदार्थ का जो घनत्व होता है उसको हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। तो जल के घनत्व के सापेक्ष घनत्व, या हम कह सकते हैं पदार्थ के घनत्व, जो भी आपके पास मैटर है उसके घनत्व तथा तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व, जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी आर डी से हम रिप्रेजेंट कर दें तो ये होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, जल का घनत्व। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो हमें क्या कह रहा है, द्रव की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए कि ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, द्रव की श्यानता घटती है। क्लियर? इसका उल्टा भी सत्य है। ताप घटने पर ताप कम होगा तो द्रव की श्यानता है वो बढ़ेगी, द्रव की श्यानता बढ़ती है, इंक्रीज होती। इसका मतलब तो यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो श्यानता है वो डिक्रीज होती है, श्यानता में कमी आएगी। और इस लाइन का मतलब है कि जब ताप डिक्रीज होता है तो श्यानता है वो बढ़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आदर्श तरल किसे कहते हैं? तो ऐसा तरल जो असंपीड्य हो, असंपीड्य हो, अश्यान, असंपीड्य व अश्यान जो तरल होता है उसको हम आदर्श तरल कहेंगे। अश्यान तरल आदर्श तरल कहलाता है, आदर्श तरल कहलाता है, आदर्श तरल हम उसे कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ निबंधात्मक प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बर्नौली प्रमेय। स्टेटमेंट लिखकर आपको इसको प्रूफ पूछा जा सकता है।
फिर है किसी टंकी में पानी के धरातल से इंच मीटर नीचे छिद्र से बहिस्त्राव वेग का सूत्र आपको पूछा जा सकता है, जिसे हम टोरिसोली प्रमेय से भी समझा सकते हैं। v इक्वल टू अंडरवुड में 2gh। देखिए इसमें तो अपने पास में बर्नौली प्रमेय में तो p प्लस 1/2 रो v स्क्वेयर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूफ करना है। मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का वेग नियत रहता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो टोरिसोली प्रमेय है उसे अपन को सिद्ध करना है, v इक्वल टू अंडरवुड में 2gh। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक अनंत विस्तार के अशान द्रव में गिर रहे गोले के अंतिम वेग का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। तो ये आपको हमारे नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा, वहां से आप देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा इंटू में अपॉन में जी अपॉन में नीटा, वो आप एज इट इज देखकर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में संबंध स्थापित पूछा है। रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब संबंध पूछा है। केशिकात्व से क्या मतलब है? केश नली में छड़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई के लिए प्रतिपादित कीजिए। इसके अलावा हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दे रखा है कि झील के पृष्ठ से 10 मीटर की गहराई पर तैराक पर दाब कितना होगा। देखिए तैराक पर जो दाब है वो एक द्रव स्तंभ की भांति यहाँ पर दाब काम करेगा। तो 10 की घात 3 है, जल की डेंसिटी 9.8 जी की वैल्यू, और एच का मान हमें यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है। तो 98 गुणा 10 की घात 3 पास्कल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमें और भी दे रखा है, वेग प्रवणता किसे कहते हैं और श्यान बल के लिए न्यूटन सूत्र को प्रतिपादित कीजिए। तो विद्यार्थी ये थे आज के हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस चैप्टर के या फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है बीसीएस अकेडमी। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।